हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस क्लासेस। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है और जो कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नेम है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि CPU शेड्यूलिंग क्या होता है। देखो, हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस होते हैं CPU के लिए कि बहुत सारे काम है। सपोज़ जैसे कि हम एक टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं ना, हम प्रिंटिंग भी कर रहे होते हैं, हम म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, हम गेम्स भी खेल रहे होते हैं, हमने कोई फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी लगाई होती है। तो जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं तो CPU के पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस होती हैं। तो अब CPU उन काम को किस तरह से करेगा ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अब उस काम के करने को के तरीके कई सारे हो सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, इन सभी काम को हैंडल करता है। तो इस चीज़ को तो बोला जाता है CPU शेड्यूलिंग, कि CPU किस तरह से काम करेगा जब उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं, नंबर ऑफ़ वर्क है। उसको करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस टर्म को हम बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। हम इसको जनरल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या रूल होता है कि जो सबसे पहले आएगा, जो लाइन में सबसे पहले खड़ा होगा, जो उसके अंदर वहाँ उस रूम के अंदर टिकट कट करने वाला बैठा होता है, वो उसकी टिकट को पहले बना देगा और जो बाद में आएगा उसकी टिकट को बाद में बना देगा। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आएगा जो उसे पहले मिल जाएगी टिकट, है ना। ये तो थी, इसी के ही बेस पे हमारी एल्गोरिथम है CPU शेड्यूलिंग में। उसका नाम भी क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। यानी कि जो प्रोसेस पहले आएगा वो प्रोसेस पहले रन हो जाएगा। ठीक है। अब इस काम की एक तो ये था तरीका। एक तरीका क्या हो सकता है, सपोज़ हम किसी कैफ़े पे गए और आपको 100 पेजेस क्या है प्रिंट करवाने हैं और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे जने खड़े हुए हैं और उनमें से एक ऐसा भी है जिसको सिर्फ 2 ही पेज प्रिंट कराने हैं। इतनी लंबी लाइन में किसी को 100 पेज प्रिंट कराने हैं, सपोज़ किसी को 1000 पेज प्रिंट कराने हैं, सपोज़ किसी को 50 पेज प्रिंट कराने हैं और उसमें से एक ऐसा भी है पर्सन जिसको सिर्फ 2 ही पेज प्रिंट करवाने हैं। तो वो कैफ़े वाला क्या करेगा, वो ऐसे भी कर सकता है ना कि भाई आपको 2 पेज प्रिंट करवाने तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आसान काम है, आप पहले अपना काम करवा लो ताकि लाइन भी थोड़ी छोटी हो जाए, भीड़ थोड़ी कम हो जाए। यानी कि जिसका काम छोटा है, जिसके काम को कम टाइम लग रहा है, हम उसके काम को पहले परफॉर्म कर दें। तो ये भी तरीका होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम। क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे छोटी जो जॉब है, जिसमें कम काम टाइम लग रहा है, हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम सपोज़ हमारे कॉलेज के किसी ऑफिस में है जहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है या फिर कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है, वहाँ पे प्रिंसिपल का भी वर्क होता है, सपोज़ टीचर्स का भी वर्क होता है और स्टूडेंट्स का भी वर्क होता है। आप वहाँ पे कुछ काम करवाने गए और ऑलरेडी उनके पास कोई प्रिंसिपल ऑफिस से काम आया हुआ है, तो वो किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑब्वियसली बात है, प्रिंसिपल ऑफिस के काम को प्रायोरिटी देंगे। और टीचर्स का भी काम है और स्टूडेंट्स का भी काम है, तो पहले वो प्रिंसिपल के काम को करेंगे, फिर टीचर्स के काम को करेंगे और फिर बच्चों के काम को करेंगे। तो ये क्या हुआ, हम ये देखेंगे कि प्रायोरिटी हमें किसको देनी है। तो एक ये तरीका भी होता है। अब हमें तो नहीं पता कि हमें किस प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी, हमारे लिए तो सभी प्रोसेसेस सेम है। तो वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इस प्रोसेस की ये प्रायोरिटी है। तो ये सारी क्या है, एल्गोरिथम्स हैं, इनको हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व करना होता है। वो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट जो कि मैंने आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। नाम से हमें पता चल रहा है कि जो जॉब पहले आएगी, जो काम पहले आएगा, हम उसको पहले रन कर देंगे। तो हम क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। CPU को जो भी प्रोसेस पहले मिलेगा, CPU उस पर वर्क करेगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में, आपको क्या दे दिए जाएंगे, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस दे दिए जाएंगे।
आपको उनका बर्स्ट टाइम दिया होगा। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या है कि किसी भी प्रोसेस को रन होने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। उसके लिए हम एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसको बोला जाता है गैंट चार्ट। क्या बोलते हैं? गैंट चार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल से करते हैं इसको सॉल्व। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ, ये है आपका क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट अराइव एट टाइम 0 विद द लेंथ ऑफ CPU burst time or run time given in milliseconds. CPU burst time indicates that for how much time the process needs CPU. ये प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3। ये इनका बर्स्ट टाइम है कि प्रोसेस P1 को CPU 24 मिनट्स के लिए चाहिए, P2 को CPU 3 मिनट्स के लिए चाहिए। बट यहाँ जो टाइम है वो किस में गिवन है? मिली सेकेंड्स। मतलब 24 मिली सेकेंड्स, 3 मिली सेकेंड्स एंड 3 मिली सेकेंड्स। ये वेटिंग टाइम आपको गिवन है, बट हो सकता है कि ये वेटिंग टाइम आपको गिवन ना भी हो। हम वेटिंग टाइम निकालना सीखेंगे कि हम उसको कैसे निकालते हैं। तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि हमें ये नहीं दिया होगा। अब हमें क्या करना होता है? गैंट चार्ट को ड्रॉ करना होता है। हम इसको प्रोनाउंस गैंट चार्ट करते हैं, बट ये होता, अगर आप इसको लिखोगे तो वो ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। ये होता है गैंट चार्ट। देखो कैसे ड्रॉ करना है इसको। क्या कहा है आपको? प्रोसेसेस का अराइवल टाइम कितना है? 0 है, बोला गया क्वेश्चन में। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमारी गैंट चार्ट को 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अराइवल टाइम क्या है? 0। हम कौन सी एल्गोरिथम कर रहे हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब क्या है? हमें ये नहीं देखना है कि बर्स्ट टाइम किसका कम है या किसका ज़्यादा है। जो पहले आई, जो भी प्रोसेस पहले आई, उसको CPU को लोकेट कर दो। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई? P1 आई। तो प्रोसेस आई हमारे पास P1 को कितना टाइम चाहिए था रन होने के लिए? कितने टाइम तक CPU चाहिए था? 24 मिली सेकेंड्स। तो P1 कब तक रन होगा? 0 से लेके 24 मिली सेकेंड्स तक रन होगा। उसके बाद कौन सी प्रोसेस आई? P2 आई, ठीक है। अब P2 को कितना टाइम चाहिए? 3 मिली सेकेंड्स का टाइम चाहिए। अब 0 से लेके 24 मिली सेकेंड्स तो टाइम ऑलरेडी हो चुका, और P2 प्रोसेस को 3 मिली सेकेंड्स और चाहिए। तो 24 के अंदर हम किसको ऐड कर देंगे? 3 को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब P2 प्रोसेस कब तक रन होगा? 27 मिली सेकेंड्स तक। ये गलती मत करना, यहाँ पे डायरेक्टली 3 मत लिखना, 24 के अंदर 3 को ऐड करके दैट इज़ 27 मिली सेकेंड्स आपको यहाँ पे लिखना है। देन कौन सी प्रोसेस है? प्रोसेस P3 है, वो हमारी लास्ट प्रोसेस है। उसको कितना टाइम चाहिए? 3 मिली सेकेंड चाहिए। तो 27 मिली सेकेंड तो ऑलरेडी हो चुका, उसको 3 मिली सेकेंड्स और चाहिए। तो 27 के अंदर क्या ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 30 मिली सेकेंड्स। दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ अ गैंट चार्ट। अब हमें क्या, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको इसका एवरेज टाइम निकालना है, तो एवरेज टाइम को कैसे निकालते हैं? एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। देखो मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि मुझे नहीं गिवन है। यहाँ पर देखो P1 को कितनी देर वेट करना पड़ा? P1 प्रोसेस सबसे पहले आया, CPU उसको सबसे पहले मिल गया, तो क्या P1 को वेट करना पड़ा? नहीं। यहाँ पे P1 का वेटिंग टाइम कितना है? 0, क्योंकि P1 को तो वेट करना ही नहीं पड़ा, वो सबसे पहले आया और उसको सबसे पहले मिल गया, ठीक है। P2 को CPU कितने पे मिला है? 24 मिली सेकेंड पे मिला, और कब उसने छोड़ा? 27 मिली सेकेंड पे छोड़ा। तो इसका मतलब P2 को CPU 24 मिली सेकेंड पे मिला, तो 24 माइनस 0, 0 से लेकर 24 तक P1 के पास था, P2 को 24 पे मिला, तो P2 को कितना वेट करना पड़ा? 24 माइनस 0 दैट इज़ 24 मिली सेकेंड उसको वेट करना पड़ा, है ना। P2 ने किस पे छोड़ा? 27 मिली सेकेंड पे छोड़ा। फिर आई P3 प्रोसेस, तो P3 प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा? 27 माइनस 0। ध्यान रखना कि आपको 27 माइनस 24 नहीं करना, क्योंकि वो तो सिर्फ P2 के होने का टाइम है, क्योंकि P3 ने तो यहाँ पे भी वेट किया और यहाँ पे भी वेट किया ना।
P3 को तो यहाँ पे मिला है CPU, बट उसने इतना टाइम तो वेट किया, तो आपको ये पूरा टाइम कैलकुलेट करना है, ना कि सिर्फ इतना। तो P3 ने कितना वेट किया, 27 माइनस 0 दैट इज़ 27 मिली सेकेंड्स। तो P1 का वेटिंग टाइम आ गया 0, P2 का वेटिंग टाइम आ गया 24 और P3 का वेटिंग टाइम आ गया 27। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, वेटिंग टाइम को ऐड कर दो और कितनी प्रोसेसेस है उसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जब हम वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे तो 27 प्लस 24 बनेगा। यहाँ पे सिर्फ 24 और 27 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 प्लस 24 प्लस 27, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है 3, तो 24 प्लस 27 इज़ 51 डिवाइडेड बाय 3, इसको कट करके आएगा 17 मिली सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का एवरेज वेटिंग टाइम बाय यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कितना आ जाता है, 17 मिली सेकेंड्स आ जाता है। दिस इज़ हाउ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम्स वर्क। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इस एल्गोरिथम को यूज़ करने के एडवांटेज, इस एल्गोरिथम की एडवांटेज ये है कि ये इजी टू यूज़ है। हमने देखा कि हमने सिर्फ प्रोसेसेस जो आए उसका गैंट चार्ट ड्रॉ कर दिया और एवरेज टाइम निकाल दिया, सो इट इज़ इजी टू यूज़। बट डिसएडवांटेज ये है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब हैं, जिनको कम टाइम लगता है रन होने में, उनको वेट करना पड़ा। हमने यहाँ पे देखा कि प्रोसेस P1 को 24 मिली सेकेंड्स के लिए CPU चाहिए था, उसके बाद प्रोसेस P2 को सिर्फ 3 मिली सेकेंड्स के लिए चाहिए था, बट फिर भी उसको 24 मिली सेकेंड्स वेट करना पड़ा। सो ये इसकी डिसएडवांटेज है। हम इस एल्गोरिथम को टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। टाइम शेयरिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे CPU को जो भी यूज़ कर रहे हैं उन सबको इक्वल टाइम के लिए CPU मिले, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। इसको 24 मिली सेकेंड के लिए CPU मिल रहा है, इसको 3 के लिए मिल रहा है और इसको 3 के लिए मिल रहा है। सो इसको हम टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो एल्गोरिथम है वो प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इसका आंसर ये है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है कि ये प्रोसेस P1 इस पर वर्क कर रहा था, तो CPU ने देखा कि प्रोसेस P2 आया, उसको सिर्फ 3 मिली सेकेंड चाहिए वर्क होने के लिए, तो फिर भी CPU ने प्रोसेस P1 को नहीं छोड़ा, पहले उसको कंप्लीट किया, फिर ही प्रोसेस P2 को अलाउ किया। तो इससे क्या हुआ, उसको वेट करना पड़ा। तो इस तरह की शेड्यूलिंग को बोला जाता है नॉन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जहाँ पे CPU पहले जिस भी प्रोसेस पे काम कर रहा है उसी पे करेगा। और प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि अगर CPU किसी लॉन्ग जॉब पे काम कर रहा है और कोई शॉर्ट जॉब आ जाती है, तो वो पहले उसको परफॉर्म करता है एंड देन बाद में जिस पे वो काम कर रहा था उसको करता है। सो दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।